भारत श्रीलंका के आपसी संबंधों को समझने से पहले हम ऐतिहासिक दृष्टि से भारत और श्रीलंका का जो सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंध रहा है उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। श्रीलंका एक द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 25,332 वर्ग मील है और प्राचीन काल से ही भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का एक हिस्सा रहा है। यूरोपीय शक्तियों ने 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य इस द्वीप का महत्व समझा और अपनी औपनिवेशिक गिद्ध दृष्टि के अनुसार इसको अपने अधीन कर लिया, इसको अपना उपनिवेश बनाया। पहले पुर्तगालियों ने और फिर डचों ने इसको अपना शिकार बनाया और तत्पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य का 133 वर्षों तक इस पर अधिकार बना रहा। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ और तब से भारत के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसके वैदेशिक संबंध बने रहे हैं। श्रीलंका में मुख्यतः 2 उपजातियां हैं, सिंगली और तमिल। यद्यपि भाषा, धर्म या सामाजिक दृष्टि से दोनों में भिन्नताएं हैं, परंतु यह भी सत्य है कि ये दोनों ही जातियां मूल रूप से भारत से ही संबंधित रही हैं। अर्थात सिंगली जो थे वह उत्तर भारत से श्रीलंका में बसे और ये बौद्ध धर्म को मानने वाली हैं। वहीं तमिल दक्षिण भारत से श्रीलंका में बसे, परंतु सिंगली उत्तर भारत से सदियों पूर्व श्रीलंका में बस गए थे, जबकि तमिल बहुत समय बाद श्रीलंका में बसे। इसलिए सिंगली अपने को मूल रूप से, या हमें कहें सिंगली अपने को श्रीलंका का निवासी या पूर्व निवासी मानते हैं और तमिलों को एक प्रकार से बाहरी होने की दृष्टि से उनसे घृणा करते हैं। और यही एक बड़ा कारण तमिलों की जो समस्या रही है, प्रवासी तमिलों की या तमिलों को श्रीलंका में बाहरी समझने की, ये समस्या भारत और श्रीलंका के संबंधों में एक महत्वपूर्ण बिंदु रही है, महत्वपूर्ण कारण बनी है। प्राचीन काल में श्रीलंका को सिंगल द्वीप, सीलोन आदि नामों से जाना गया, परंतु मई 1972 में इसका नाम श्रीलंका स्वीकार किया गया। जैसे मैंने बताया कि श्रीलंका में मुख्यतः 2 जातियां हैं और इनमें जो तमिल जो बाद में श्रीलंका में गए, उन्हें कुछ तो अंग्रेज ले आए या अंग्रेज ले गए मजदूर के रूप में, और कुछ अन्य कारणों से श्रीलंका में बसे। परंतु जब श्रीलंका में ये दोनों जातियां साथ साथ निवास कर रही थी, तो अंग्रेजों ने अपने शासन चलाने हेतु फूट डालो और राज करो की नीति के कारण इन दोनों जातियों में मतभेद के बीज बो दिए। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि श्रीलंका एक द्वीप है, हिंद महासागर में एक द्वीप है, इसके सामरिक महत्व को देखते हुए विश्व के शक्तिशाली देशों का इस पर एक प्रभाव जमाने का प्रयास निरंतर रहा है। और भारत के लिए भी, क्योंकि भारत श्रीलंका का पड़ोसी है, तो इसलिए भारत के लिए भी श्रीलंका का महत्व हमेशा से रहा है। श्रीलंका की जो समस्या भारत और श्रीलंका के वैदेशिक संबंधों में आड़े आती रही है, वह समस्या रही है प्रवासी तमिलों की। क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में या ब्रिटिश काल में बहुत से तमिलों को अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज साम्राज्य के नीति नियंता मजदूरों हेतु या उद्योगों में काम करने हेतु श्रमिकों के रूप में श्रीलंका ले गए। और कालांतर में जब ये प्रवासी वहीं बस गए, तो श्रीलंका सरकार, ये हम कह सकते हैं, सिंगलियों और तमिलों के बीच मतभेद पैदा हो गई।
इसके कुछ कारण ये भी रहे हैं कि श्रीलंका सरकार ने जो आज़ादी के बाद नागरिकता संबंधी कानून पारित किए हैं, उनमें से एक 1948 का अधिनियम तथा 1949 का अधिनियम, इन अधिनियमों के अनुसार श्रीलंका वासियों को अपनी नागरिकता श्रीलंका में सिद्ध करनी पड़ती थी। और इसमें नियम यह रखा गया कि ऐसे तमिल जिनके माता पिता 1939 ईस्वी से लगातार श्रीलंका में रह रहे हैं, उन्हें श्रीलंका की नागरिकता मिलेगी और वे श्रीलंकाई घोषित होंगे। साथ ही साथ ये जो नागरिकता की समस्या रही, इस कारण भारत के साथ इनके मतभेद उत्पन्न हुए और कई आर्थिक कारण भी थे, जिन आर्थिक कारणों से 1949 में श्रीलंका सरकार ने तमिलों को मताधिकार से भी वंचित कर दिया था। यद्यपि इस समस्या को सुलझाने के लिए समय समय पर भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच समझौते हुए और इन समझौतों के द्वारा प्रवासी तमिलों की या प्रवासी भारतीयों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया। इनमें पहला प्रयास था नेहरू कोटेलवाल समझौता। ये समझौता नेहरू और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कोटेलवाला के बीच हुआ। इस समझौते के अनुसार जो प्रावधान किए गए, ये समझौता 1954 में हुआ और इस समझौते के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए, उन प्रावधानों में पहली शर्त यह थी कि श्रीलंका की सरकार उन भारतीय प्रवासियों के नाम अपने यहाँ पंजीकृत करेगी जो श्रीलंका में स्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं। दूसरा बिंदु था, जो भारतीय प्रवासी श्रीलंका में अपनी नागरिकता नहीं रखना चाहते और भारत में अपनी नागरिकता रखना चाहते हैं, उन्हें श्रीलंका की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा और फिर उन्हें भारत वापस भेज दिया जाएगा। तीसरी शर्त थी, भारत से श्रीलंका में अवैध प्रवास को कड़ाई से रोका जाएगा। चौथी शर्त थी, नागरिकता प्राप्त करने के लिए गत 2 वर्षों से पड़े हुए आवेदन पत्रों का निर्णय श्रीलंका की सरकार शीघ्रता से करेगी। और पांचवी शर्त थी, प्रवासी इस समझौते के अनुसार पांचवी शर्त थी कि प्रवासी भारतीयों को श्रीलंका में एक अलग चुनाव रजिस्टर पर 10 वर्ष तक रखा जाएगा और वे निश्चित संख्या में अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे। यह चुनाव रजिस्टर 1957 में श्रीलंका की संसद भंग होने के पूर्व बना लिया जाएगा। छठी शर्त थी, जिन भारतीय प्रवासियों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी, उनको श्रीलंका में विदेशी भारतीय के रूप में रहने की सुविधा दी जाएगी। और सातवीं शर्त थी, दोनों प्रधानमंत्री भविष्य में पारस्परिक हित की समस्याओं पर विचार विमर्श करते रहेंगे। ये समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते को लागू करने में ज़्यादा प्रयास, या हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण रुचि जो है श्रीलंका सरकार ने नहीं दिखाई और इसका परिणाम यह हुआ कि इस समझौते का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकल सका। पुनः 29 अक्टूबर 1964 को शास्त्री और सिरिमाओ भंडारनायके, जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी, श्रीमती सिरिमाओ भंडारनायके, इनके मध्य हुआ। परंतु शास्त्री सिरिमाओ समझौते का भी पूर्णतया पालन नहीं किया गया। यद्यपि इसमें कुछ आशातीत सफलता प्राप्त होने के संकेत मिले। इस समझौते के अंदर जो शर्तें थी, वो शर्तें थी कि श्रीलंका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को श्रीलंका अथवा भारत में से किसी न किसी देश की नागरिकता अवश्य प्रदान की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति राज्य विहीन न रहे। इसका परिणाम यह भी था कि इस योजना को जो दोनों
देशों के बीच समझौता हुआ। इसके लिए 15 वर्षों की एक योजना तैयार की गई और जिसमें ये हुआ कि 15 वर्षों में इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच यह भी तय हुआ कि श्रीलंका भारतीय प्रवासियों को भारत लौटते समय तक वे सभी सुविधाएं प्रदान करेगा जो एक सरकारी विदेशी नागरिक को मिलती हैं। साथ ही साथ इन समस्याओं को सुलझाने का भरसक प्रयास किया गया, परंतु फिर भी इनका पूर्ण समाधान तो नहीं निकला, लेकिन कुछ सीमा तक इस समस्या का हल जरूर हुआ। परंतु फिर भी जो तमिल समस्या थी वह ज्यों की त्यों बनी रही, क्योंकि तमिलों ने श्रीलंका में अपने नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए, क्योंकि श्रीलंका में तमिलों को द्वितीय दर्जे का नागरिक या हम ये कह सकते हैं नागरिक ही नहीं समझा जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका में तमिलों ने उग्रवादी संगठन या हम ये कह सकते हैं अपना अलग संगठन लिट्टे बना करके श्रीलंका सरकार से एक अलग राज्य की मांग करनी शुरू कर दी, जिसका परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका में लिट्टे की उग्रवादी गतिविधियां बड़ी तीव्र गति से फैली और यह समस्या भारत के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द करने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1983 में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे जयवर्धने सरकार ने, उन्होंने तमिलों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया, तमिलों को द्वितीय दर्जे का नागरिक बना दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि तमिल अपनी उग्रवादी गतिविधियां जारी रखने लगे और इसका परिणाम यह बड़ी पैमाने पर तमिल में ये श्रीलंका में हिंसा हुई। यद्यपि राजीव गांधी ने इस समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयास किया और तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच, जो कि जयवर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, दोनों के बीच एक समझौता हुआ। दोनों के बीच जो समझौता हुआ उस समझौते के अनुसार ये प्रयास किया गया कि भारत की सेना जाकर के तमिलों को भारतीय विदेश मंत्रालय कूटनीति से समझाने का प्रयास करेगा और तमिल उग्रवादी हथियार डाल देंगे और श्रीलंका सरकार उनके साथ शांतिपूर्ण समझौता करके इस समस्या का समाधान करेगी। परंतु इस समस्या का समाधान भी पूर्णतया आशातीत या हमें कहें आशानुकूल नहीं हो पाया। उस समय जो लिट्टे का प्रमुख था प्रभाकरण, यद्यपि उसके साथ राजीव गांधी जी ने बात की और एक प्रस्ताव रखा कि वे हथियार डाल देंगे और इस तरह जो मुद्दे थे उन मुद्दों में जैसे यह तय हुआ कि 24 घंटे के अंदर तमिल उग्रवादी और सरकारी सैनिकों के बीच संघर्ष समाप्त हो जाएगा, 72 घंटे के अंदर तमिल अपने हथियार फेंक देंगे, सैनिक अपनी बैरकों में लौट जाएंगे और तमिल बहुल उत्तरी और पूर्वी प्रांतों का विलय कर एक स्वतंत्र तमिल प्रांत या हमें कहें एक तमिल बहुल प्रांत बनाया जाएगा। जेल में सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई होगी। इस तरह ये समझौता ऐसा था कि इसमें आशातीत सफलता प्राप्त होती, परंतु जो जयवर्धने थे उनकी जो मंशा थी वह उचित नहीं थी। जयवर्धने ने अपने कूटनीतिक और ये कहें कूटनीतिक चालों से भारतीय सेना को शांति सेना को भी उलझा दिया। जो भारतीय सेना वहां तमिलों के विरुद्ध गई थी या कहीं उग्रवादियों के विरुद्ध हथियार डलवाने के लिए वहां गई थी, उसी सेना को जो है जयवर्धने ने, राष्ट्रपति जयवर्धने ने, प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति जयवर्धने ने अपनी कूटनीतिक चालों से उलझा दिया और इसका परिणाम हुआ कि यह समझौता भी पूर्णतया कार्यान्वित नहीं हो पाया और बाद में दुर्भाग्यवश तमिल जो भारत विरोधी बन गए, 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और इस तरह यह समझौता भी अपने पूर्ण अंजाम को नहीं पहुंच पाया। उसके पश्चात फिर श्रीमती चंद्रिका कुमार तुंगे ने कुछ प्रस्ताव रखे, जैसे श्रीलंका क्षेत्रों का संघ बनाना, क्षेत्रीय गवर्नर की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा करना, क्षेत्रीय परिषद भंग करना। इस तरह ये था कि तमिल समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया। समय समय पर भारत के प्रधानमंत्री जैसे HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने श्रीलंका के साथ सहयोग करने और मुक्त व्यापार व्यवस्था को कार्यान्वित करने हेतु प्रयास किया,
यद्यपि तमिल समस्या कुछ हद तक सुलझी, लेकिन कई तरह आज भी ये मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच एक प्रमुख वैमनस्य का कारण बना हुआ है। आशा है कि भविष्य में यह समस्या पूर्णतया सुलझ जाएगी।